फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने घटना चक्र की सीरीज़ को। एनवायरनमेंट हम लोग कवर कर रहे थे एंड एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल से हम लोग को स्टार्ट करना था। तो जिसको नहीं पता है मैं एक बार बता दूं, घटना चक्र में बेसिकली पीवाईक्यूज कवर किए जाते हैं। जो भी आपके स्टेट पीएससीज हो गए, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, इससे सारे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज होते हैं वो कवर किए जाते हैं टॉपिक वाइज। एंड उसके जो भी आपके ऑप्शंस और आए हुए होते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर दिया ताकि जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर सके। प्लस यूपीएससी का जो एग्जाम होता है आईएएस के लिए, उसके भी जो पीवाईक्यूज है वो भी इसमें कवर किए गए। इस बार यूपी पीसीएस 2024 आपका अक्टूबर 27 को, और आपको पता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। एंड एक्सेलरिंग बेसिकली आप देख सकते हैं चैनल है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टोटल इसमें जो ना इस टॉपिक में ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन होंगे, तो एक साथ माइट भी वीडियो आपका लंबा हो जाए, तो आई विल ट्राई कि आपका जो 30 क्वेश्चन है हम लोग एक बार देख लेंगे एंड बाकी 30 हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। सो दिस वी विल ट्राई। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला जो दिया था एसर्शन रीजन, SD इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी अगर आप ह्यूमन समाज के लिए बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर दूसरी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ये काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास है दैट मीट्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी आपका जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक तरीके का डेवलपमेंट है जो क्या करता है, आगे आने वाली जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी प्रेजेंट की जो बेसिकली नीड्स है उसको भी फुलफिल करता है। सो यानी दोनों के लिए हो जाता है। और ये डेफिनेशन आपको किस में मिल जाएगी, अवर कॉन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। फिर आते हैं क्रोनोलॉजी के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है, 1972 में आई थी। क्रोनोलॉजी बेसिकली पीसीएस ने पूछा था 2020 में। तो सबसे पहले लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड, फिर कमीशन रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1987 में। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक। रियो अर्थ समिट की बात करते हुए कब देखने को मिलता है, जून 1992 में। तो ये आपका एक तरीके से सीक्वेंस है, याद रखिएगा इसको। फिर आते हैं डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब हुआ था, जब आपकी रिपोर्ट आई थी वही अवर कॉमन फ्यूचर वाली ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन 1987 की बात करते हैं। तो वहां पर किसने प्रेजेंट की थी, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। तो उन्हीं के द्वारा पर्टिकुलर ये बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, एंड उस पर लोगों ने फिर डिस्कशन स्टार्ट किया। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, यानी एक नेचुरल वर्ल्ड होता है जो किसी भी पर्टिकुलर एक आप ऑर्गेनिज्म लेते हो उसके अराउंड जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स एनिमल, बहुत सारी चीज़ें वो एनवायरनमेंट हो जाती हैं। अब दूसरा क्या होता है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको सराउंड करने वाली जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवेंट्स इंटरलिंक। अब यहाँ पर फिजिकल चीज़ें भी होती हैं, बायोलॉजिकल भी होती हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अब इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम हो गया, यूज ऑफ पेपर बैग्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो ये आपकी किससे रिलेटेड होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन होता है बट डायरेक्टली नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे 1986 में, है ना। ये ऐसे मैंने क्यों बता दिया कि होता है बट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ना क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये लोग भी क्या करते हैं, गरीब नहीं होगा तो वो इधर उधर कचरा नहीं, है ना। बेसिकली एजुकेशन होगी तो थोड़ा एजुकेशन होगी तो उनको सस्टेनेबिलिटी के बारे में ज़्यादा पता होगा, क्लीननेस के बारे में ज़्यादा पता होगा, बट ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसलिए आंसर में था। फिर आते हैं आपके यूपी में BO में एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कौन से ईयर में आया, तो दैट वाज इन 1986। फिर नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट, यानी एक एनवायरमेंट की बात करते हैं तो कंपोजिट स्टेट होता है, ये बीपीएससी में पूछा गया था। बायोटिक, यानी जो लिविंग बीइंग होते हैं, एबायोटिक, नॉन लिविंग, और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जैसे रेन हो गया, विंड हो गया, ये सारे फैक्टर्स को मिला के हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट की बात करते हैं तो 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जाता है, फिजिकल में, कल्चरल में एंड बायोलॉजिकल में, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, लैंड फॉर्म की बात करते हैं तो वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक्स, ये आपका फिजिकल में आता है। कल्चरल में मैन मेड फीचर आता है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल की बात करते हैं। प्लांट्स की बात करते हैं तो एनिमल्स एंड आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये क्या है, इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशन सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके से इंटरजनरेशनल, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ सेंसिटिविटी है कि भाई मेरे आगे आने वाली जनरेशन के पास भी पानी रहे तो मैं पानी कम यूज करूँ, किससे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। अब बेसिकली मतलब मान लीजिए मुझे पेड़ पौधे मिल रहे हैं तो ऐसा ना हो मैं पेड़ पौधे अपने यूज करके चले जाऊँ, मेरे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी मैं सेंसिटिव रहूँ, दैट इज SD। किसने दिया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट डे। और ये टर्म एक्सप्लेन किसने किया था, आपने ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डे 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर करके ब्रंटलैंड की एक रिपोर्ट थी, ठीक। सपोर्ट किसने किया, अर्थ समिट 1992। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 17 SDGs निकाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हैं। ये 17 के 17 SDGs आपको पता होने चाहिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको रिवाइज होगा। रिमेंबर जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाती थी तभी मैंने आपको यही बोला था कि जितना आप कमेंट में लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो कोशिश करिए 17 के 17 SDG एक बार लिख दीजिए, कुछ तो दिमाग में जाएगा। ये 2020-30 तक हमको क्या करना है, अटेन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो ये आपका 2022 का फिगर था। उस टाइम पे फर्स्ट स्वीडन था, 117 पे इंडिया था। प्रेजेंट कंडीशन की बात करेंगे 2024, इंडिया 109 पे है, फर्स्ट पे फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क देखने को मिल रहा है। SDG की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030, यानी पानी सबको मिले कब तक, सबके लिए, और इसका परमानेंट मैनेजमेंट कर दिया जाएगा 2030 तक। यानी ये आपका जो गोल बताता है SDG, वो आपका क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में। बाकी कुछ गोल्स मैंने और लिख दिए हैं, है ना, सिर्फ 1 से 5 तक, बाकी 17 आपको लिखने हैं। SDG 1 क्या होता है, नो पॉवर्टी। 2 क्या होता है, जीरो हंगर। 3 हेल्थ और वेलबींग की बात करता है। 4 क्वालिटी एजुकेशन। 5 आपका जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, यानी सस्टेनेबल एनर्जी किसके लिए, फॉर ऑल की बात करते हैं। 2014 एंड 2024 की बात करते हैं तो भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपका दिया था ये। SDG 7 की बात करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है ये, ठीक है। तो 7 गोल आपको यही दिख रहे हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ बीइंग, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके बाद बचते हैं 7 और, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नोडल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ SDG इन इंडिया, यानी आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है जो SDG के इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करता है, उसको लागू करने के लिए। तो ये हमारा नीति आयोग है, जो पहले प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग ला गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये भी कि प्लानिंग कमीशन कब हटा और नीति आयोग कब आया, ठीक है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। थीम 2020 की क्या थी, बायोडाइवर्सिटी। 2024 की क्या थी, क्योंकि आर में पूछा गया था तो मैंने इस बार के लिए लिए लैंड रिस्टोरेशन, हॉल्टिंग डिजर्टिफिकेशन, बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस, यानी लैंड को हमको रिस्टोर करना है, ठीक है। हॉल्ट करना है, रोकना है क्या चीज, डिजर्टिफिकेशन, जो जगह डिजर्ट बनती जा रही है। बिल्ड करना है ड्रॉट रेजिलियंस आपका बिल्ड करना है। फिर आते हैं बुक साइलेंट स्प्रिंग आपकी आई थी 1962 में, कौन बेसिकली लेके आया था, रसल कार्सन लेके आया था। कंट्री की नेचुरल कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, ठीक। फॉरेस्ट, वाटर प्लस मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। ये किसी कंट्री की नेचुरल कैपिटल होती है, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो आपके एनवायरमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, पानी हो गया, मिनरल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये भी पूछा गया था। फिर आते हैं पीसेस पे, 2000-2004 दौर में पूछा गया मेन रोल क्या होता है सोलर रेडिएशन का, तो ये वाटर साइकिल होता है, ठीक है। सारी साइकिल्स में, यानी बहुत सारी साइकिल आपकी दी हुई थी, वैसे तो और भी बहुत होता है, बट जब आपकी अलग अलग साइकिल्स दी रहती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल को अफेक्ट करने वाला सोलर रेडिएशन कौन सी होती है, वाटर साइकिल होती है ना। फिर आते हैं नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी कहा जाता है, कहाँ पर सिचुएटेड है, नागपुर में है। 1958 में लाया गया था, किसकी तरह, एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह, सिफेरी की तरह, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इसकी बहुत सारी जोनल लैब है, यानी ये तो आपका नागपुर में आप देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद बहुत जगह और भी है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पर जोनल ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है सबसे पहले, ठीक। हमें प्रिवेंट करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करना है, जितना हो गया उसको रोकना है, उसको और होने से रोकना है, और अपनी पॉवर्टी को कम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी अगर हमें सतत पोषणीय विकास को पाना है तो दीज आर द बेसिकली की टर्म्स। अब ये जो है ना, इसको ध्यान रखते हुए चलिए, ये जो प्रीलिम्स वाला आप पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यही आप आंसर मेंस में फ्रेम करके लिख सकते हैं, आपका आंसर बहुत हेल्दी हो जाएगा। फैक्ट्स यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे पीछे है ना, दिस द लगा के आपका आंसर इज जस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का, पीसेस 2017 का क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस, ठीक, क्लीन ग्रीन सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी। गुड गवर्नेंस आपको देखने को मिल जाता है पेपर 4 में, एथिक्स में भी देखने को मिल जाता है, तो वहां पर भी यू कैन यूज। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए भी गुड गवर्नेंस चाहिए होता है, तो गुड गवर्नेंस आपका इसके लिए चाहिए होता है, आप है ना इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक, वाइस वर्सा। फिर आते हैं अर्थ समिट की बात करते हैं, किसने ऑर्गेनाइज कराई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ पर हुई थी, रियो जेनेरियो में। रियो +20 के नाम से जाना जाता है, ब्राजील, 2012 जून में देखने को मिल जाता है। रियो 20 की बात करते हैं, फ्यूचर वी वांट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं बीपीएससी पे, थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड अर्थ, यानी एक पतली सी लेयर जो आपकी गैस की है अराउंड द अर्थ, वो किस नाम से जानी जाती है, एटमॉस्फेयर के नाम से जानी जाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। 78% नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, आर्गन 0.9, CO2 0.036% देखने को मिल जाएगा।
फिर देखते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, नेचुरल बैलेंस के लिए एटमॉस्फेयर में। यानी अगर आप एटमॉस्फेयर में नेचुरल बैलेंस बना के रखते हैं तो इतना कंसंट्रेशन बहुत है ना, क्योंकि प्लांट्स को जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाए, इतना चाहिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है हमको, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं नोबल गैसेस की बात करते हैं। कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, ये आपके 3 नोबल गैसेस देखने को मिल जाती है। रेडॉन आपकी कोई भी नोबल गैस नहीं है, ठीक है। रेडॉन अभी आपने देखा, ये बेसिकली एक तरीके से ये आपको अलग से देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में अभी हम देख लेंगे। तो हीलियम, आर्गन एंड नियॉन ये बेसिकली आपकी नोबल गैसेस हो जाती है ना। नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी सबसे लास्ट में गैसेस देखने को मिलती है, रिएक्ट नहीं करती है ना, इसमें जिनॉन वगैरह भी आती है। जिनॉन का तो हालांकि कंपाउंड बनाया गया है, बट वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है इलेक्ट्रॉन वाला वो कंप्लीट रहता है, ठीक है, रेडॉन नहीं होता है। फिर इफ ऑल प्लांट्स या ट्रीज वैनिश फ्रॉम अर्थ, गैस डिक्रीज कौन सी हो जाएगी, O2, यानी सारे प्लांट्स और ट्रीज अगर चले जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिर जाएगा। राजस्थान में पूछा गया। फिर राजस्थान में और क्या था, फंक्शन ऑफ ट्री के बारे में पूछा गया था। सी अब्जॉर्ब करता है CO2 को, नॉइज को रिड्यूस करता है, यानी 10 से 15 डेसिबल तक के साउंड को कम कर देता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, एनवायरमेंट को क्लीन करता है। फिर आते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं, 2014-2011 में पूछा गया, एडिशन ऑफ CO2 टू कार्बन साइकिल, यानी कार्बन की जो साइकिल होती है ना, यहाँ से बेसिकली लेट्स से प्लांट ने आपका क्या लिया, CO2 लिया, प्लांट को बेसिकली एनिमल ने खाया, एनिमल ने CO2 रिलीज किया, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लोल है उसको बर्न करके CO2 की साइकिल चलती है। तो ये जो अगर आप इसमें और CO2 ऐड करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली आप रेस्पिरेशन देख सकते हैं, ठीक है। आपने सांस ली, CO2 एमिट करी, यहाँ से होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है, वहाँ से भी CO2 रिलीज होती है, एंड वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जो आपका वॉल्केनो है वो इरप्ट होता है तो भी इसमें से CO2 निकलती है। तो ये सारे जो आपके प्रोसेस होते हैं, इसकी वजह से आपकी एडिशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो कहाँ जाके मिल जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर में एंड कार्बन साइकिल में। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ये चौथा ऑप्शन था, तो ये ऐड नहीं करता है क्योंकि ये तो आपके एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत था। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। आपका जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, पत्थर के टूटने का प्रोसेस जो होता है रॉक्स का, ठीक है, वही बेसिकली नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे आपके रॉक्स डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन उत्तराखंड में आया था ये। फिर पीसेस में इजी मतलब अगर आप प्रोसेस समझ रहे हैं ना कि बेसिक क्या है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर आते हैं हेडक्वार्टर किस चीज़ का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर है, जेनेवा में है। किससे बना है, इंटरनेशनल जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ से बना 1873। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लंदन में था। फिर आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो आपका कन्वेंशन हुआ था वो इंप्लीमेंट हुआ था 23 मार्च 1950 में हुआ था। स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, कब आई थी, 17 मार्च 1951, ठीक है, देखिएगा। फिर बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, 1972 में बेसिकली आपको देखने को मिला था, ये आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है। तो आई विल से कि नैरोबी केन्या लिख के उसके नीचे जितनी कॉन्फ्रेंस होती है उसको एक साथ कंपाइल कर लीजिएगा। फिर आते हैं 31 BPSC का क्वेश्चन है, 4th सेशन जो एनवायरमेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली यानी UNEA की जो 4th कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ हुई थी, नैरोबी केन्या में, ठीक है। ज्यादातर आप देखेंगे जो आपकी UNEP होती है उसकी जो असेंबलीज होती है वो आपको नैरोबी केन्या में ही देखने को मिल जाएगी। 5th भी कहाँ पर हुई थी, नैरोबी केन्या में हुई थी। 6th की बात करते हैं जो अभी आपकी मार्च में हुई है वो भी कहाँ पर हुई है, नैरोबी केन्या हेडक्वार्टर में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th, 5th एंड 6th तीनों की तीनों जो आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हुई है वो कहाँ पर हुई है, नैरोबी केन्या में। 2024 की भी कहाँ हुई, 6th नंबर की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज 6th नंबर की, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एजेंसी की बात करते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कब आई थी, 2 दिसंबर 1970 में आई थी, ठीक है। तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल कंबाइन। एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको एनविस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट इज लोकेटेड, यानी अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट की बात करते हैं वहाँ सेंटर लोकेटेड है। IIPS की बात करते हैं मुंबई की, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंसेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ तक अभी हम लोग कंपाइल करते हैं। 65 क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको भी लोड लगेगा, छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे तो आपको सुनने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। बाकी के जो आपके 31 क्वेश्चन रह गए वो हम लोग नेक्स्ट आपके लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आप पर्टिकुलर चीज़ें कवर करना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।